नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है, इसमें वेक्टर बोर्न डिसीजेस जैसे मलेरिया, फाइलेरियासिस, कालाजार, जापानीज एंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया के कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें प्रोग्राम अपन देखेंगे, इसी में अपन देखेंगे अलग अलग। तो पहला है मलेरिया। तो मलेरिया के लिए नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है 1953 में आया था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो था 1953 में आया था। ठीक है, तो फिर इसको नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1953 में, फिर इसको आगे बढ़ा दिया गया 1958 में, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, 1958 में। फिर 1965 में इसमें क्या किया गया, केसेस जो है रिड्यूस हो गए थे 0.1 मिलियन। फिर अर्ली 1970s में क्या हुआ, रीसर्जेंस ऑफ मलेरिया। फिर 1976 में मलेरिया केसेस 6.46 मिलियन मिले थे। 1977 में मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेड। 1997 में वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। 1999 में रीनेमिंग ऑफ प्रोग्राम टू द नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। 1999 में इसको रीनेम किया गया था, प्रोग्राम टू नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम करा गया था। फिर 2002 में रीनेमिंग ऑफ नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम टू नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो 2002 में इसको नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का नाम दिया गया था। ठीक है, जो हमने अभी देखा ना, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम 2002। ठीक है, फिर 2005 में इसको क्या, ग्लोबल फंड असिस्टेड इंटेंसिफाइड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। फिर 2005 में जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो इंटीग्रल पार्ट हो गया था NRHM का। फिर 2005 में ही इंट्रोडक्शन ऑफ RDT इन द प्रोग्राम। इसके अलावा 2006 में ACT इंट्रोड्यूस्ड इन एरियाज शोइंग क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस इन फेल्सिपेरम मलेरिया। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस एरिया को ढूंढा जाएगा। फिर 2008 में करा गया। तो इसमें अपन को खास याद रखना है। अब देखो कौन कौन से याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1953 में जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था, 1958 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को एरेडिकेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट किया गया था। फिर उसके बाद इसको रीनेमिंग किया गया था 1999 में, जिसमें कि नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम बनाया गया था। फिर 2002 में क्या हुआ था, इसको नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम नाम दिया गया था। फिर यहाँ पे ये वाला याद रखना है आपको, 2013 में न्यू ड्रग पॉलिसी आई थी। 2016 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया लॉन्च, ये इंपॉर्टेंट है। 2016 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया लॉन्च हुआ था। और 2017 में नेशनल स्ट्रेटजीज प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया 2017 से 2022 तक की स्ट्रेटजीज बताई गई है। 2017 टू 2022 ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल स्ट्रेटजीज प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017-2022। 2016 में क्या हुआ था, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया लॉन्च हुआ था। अब अपन देखते हैं मेन एक्टिविटीज़ क्या है इस प्रोग्राम की। तो मेन एक्टिविटीज़ देखो, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस, टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करना, प्लानिंग, लॉजिस्टिक, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज in consultation with national organizations such as the National Center for Disease Control and National Institution of Malaria Research। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पॉलिसीज़ बनाना, गाइडलाइंस बनाना, टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करना, प्लानिंग बनाना, लॉजिस्टिक, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़, फिर कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, वर्ल्ड बैंक एंड GFATM। इसके अलावा ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, रिसर्च, NIMR और NCDS है ना। इसके अलावा यहाँ पे और क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोल एक्टिविटीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन, तो देयर आर 19 रीजनल ऑफिसेस फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड फीवर ट्रीटमेंट डिपोट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, फीवर डिपोट सेंटर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा किट प्रोवाइड करना आसान नहीं था, तो इसलिए इसके लिए डिपोट सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एंटी मलेरिया ड्रग्स की डिमांड बढ़ती गई, इसलिए यहाँ पे किट प्रोवाइड करने के लिए अपन को डिपोट सेंटर्स बनाए जाएंगे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। उर्बान मलेरिया स्कीम 1971 में आया था।
ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था अर्बन मलेरिया स्कीम 1971 टू रिड्यूस और इंटरप्ट द मलेरिया ट्रांसमिशन इन द टाउन एंड सिटीज़। देन इसके बाद यहाँ पे नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन इन द इंडिया है ना, नेशनल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया 2016 से 2030। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि मलेरिया को कंट्रोल किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका विज़न क्या है, मतलब कि मलेरिया एलिमिनेशन किया जाना है। ठीक है, तो 2016 से 2030 तक इसका गोल क्या है, एलिमिनेट मलेरिया थ्रू आउट द इंटायर कंट्री बाय 2030। 2030 तक इंटायर कंट्री में 0 इंडिजीनियस केस मिलने चाहिए और मलेरिया फ्री स्टेटस को मेंटेन करके रखना। 2 गोल हैं, एक तो मलेरिया फ्री कर देना है 2030 तक, बिल्कुल इंडिजीनियस केस 0 होने चाहिए, और दूसरा ये है कि मलेरिया फ्री स्टेटस को मेंटेन करके रखना। ठीक है, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो 2022 तक अपन को क्या करना है, 0 इंडिजीनियस केसेस मिलने चाहिए अपना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। फिर 2024 में क्या, 1000 की पॉपुलेशन पे लेस देन 1 केस आना चाहिए, इतना रिड्यूस कर दिया जाए कि 1000 की पॉपुलेशन में लेस देन 1 केस मिले स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। फिर 2027 तक का क्या टारगेट है अपना, कि इंडिजीनियस ट्रांसमिशन जो मलेरिया का है उसको इंटरप्ट किया जाए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में, है ना, इसका इंडिजीनियस ट्रांसमिशन को रोका जाए। और 2030 में क्या किया जाए, जो मलेरिया एलिमिनेशन हो चुका है थ्रू आउट द कंट्री, और उसके बाद उसको रीस्टेबलाइजमेंट को रोका जाएगा, रीस्टेबलाइजमेंट और ट्रांसमिशन को प्रिवेंट किया जाएगा। तो 2022 में अपन को 0 इंडिजीनियस केस, 2024 तक 1000 की पॉपुलेशन में लेस देन 1 केस आना चाहिए, 2027 तक उसका ट्रांसमिशन इंडिजीनियस ट्रांसमिशन को रोका जाएगा, 2030 तक एलिमिनेट कर दिया जाएगा और रीस्टेबलाइजमेंट को रोका जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 0 जिसमें कि कैटेगरी 3 वो होती है जिसमें कि कंट्रोल फेज़ पे है। ठीक है, कैटेगरी 2 वो होती है जो प्री एलिमिनेशन फेज़ में चल रही है, कैटेगरी 1 एलिमिनेशन फेज़ में है, कैटेगरी 0 मतलब प्रिवेंशन और प्री स्टेबलाइजमेंट फेज़। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अभी कंट्रोल करेंगे, फिर प्री एलिमिनेशन स्टेज में, फिर एलिमिनेट हो गया, फिर एलिमिनेट होने के बाद अपन उसको प्रिवेंट करेंगे, रीस्टेबलाइजमेंट होने से रोकेंगे, है ना। जो 4 दिए हुए ईयर वैसे ही है, इसके 4 स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, फिर प्री एलिमिनेशन फेज़ पे आ जाएंगे, फिर एलिमिनेशन फेज़, और फिर प्रिवेंशन एंड रीस्टेबलाइजमेंट। 3 to 0 की तरफ जाना है। इसके बाद अपन को यहाँ पे अपने टारगेट्स हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद अपन को यहाँ पे ये फॉलोइंग 5 स्टेटा, इसके 5 स्टेटा क्या है, तो 0 केसेस मिलने चाहिए, यानी API बिल्कुल 0 है। API बोले तो क्या है, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स। एनुअल पैरासाइट इंडेक्स जो है वो अगर API 0 से 1 के बीच में है, API 1 से 2 के बीच में है, API 2 से 5 के बीच में, और API मोर देन 5, इसके बेस पे अपन स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो स्ट्रेटजीज, मेन स्ट्रेटजी से ये है कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देना, सर्विलेंस करना, है ना, इंडोर रेसिडुअल स्प्रे छिड़कना, ठीक है, स्प्रे करना, एपिडेमिक प्रिपेरेडेंस, यानी एपिडेमिक आए तो उसके लिए ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर रहना, मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सब चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद इसमें क्या दिया है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैटेगरी 3 वो होता है यानी इंटेंसिफाइड कंट्रोल फेज है, यानी अभी भी API है ना, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, एनुअल पैरासाइट 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मासिव स्केलिंग की जाएगी, जो भी डिजीज़ है उसको मैनेज किया जाएगा, प्रिवेंट करा जाएगा, और इसके बाद सारा फीवर के केसेस को स्क्रीनिंग करेंगे कि मलेरिया तो नहीं है, एरियाज़ को क्लासीफाई करेंगे, लोकल मलेरिया वाले एरियाज़ को क्लासीफाई करो, इंटरसेक्टरल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा मोबाइल क्लिनिक्स चलाए जाएंगे, फिक्स डे के दिन मलेरिया के बारे में बताया जाएगा ट्राइबल एरियाज़ में, है ना। इसके अलावा रेफरल और ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, रेफरल, टाइमली रेफरल एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मलेरिया केस। कैटेगरी 3 में कौन लोग आ जाते हैं, मतलब क्या है, कैटेगरी 3 में API 1 से ज़्यादा है, तो यानी अपन मासिव लेवल पे क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग डिसीज़ का मैनेज करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, रिडक्शन किया जाएगा प्रिविलेंस को और इंसिडेंस को, स्क्रीनिंग करी जाएगी फीवर केसेस के लिए, एरियाज़ को क्लासीफाई किया जाएगा, लोकल मलेरिया एरियाज़ को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जाएगी इंटर सेक्टोरल कोलैबोरेशन के द्वारा। इसके अलावा टाइमली रेफरल और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, रोबस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ सर्विलेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक मेजर, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अगर API जो है लेस देन 1 है, इन केसेस ऑफ
स्टेट और अगर डिस्ट्रिक्ट में API 1 से ज़्यादा है तो यानी कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 में प्री एलिमिनेशन फेज़। तो प्री एलिमिनेशन फेज़ में अपन को क्या करना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरीज़ में और स्टेट्स में तो अभी क्या है API 1 से कम है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी API 1 से ज़्यादा है। तो इसके लिए अपन को एलिमिनेट करने के लिए लगातार सर्विलेंस किया जाएगा, प्लानिंग की बनाई जाएगी ताकि एलिमिनेट किया जा सके। लगातार इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, है ना। ये सब सर्विलेंस मेन है इसमें। अगर कैटेगरी 1 में क्या है, एलिमिनेशन फेज़ यानी API स्टेट्स में भी 1 से कम है और यूनियन डिस्ट्रिक्ट्स में भी। स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ में तो 1 से कम है API एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, और डिस्ट्रिक्ट में भी 1 से कम है। तो यानी कि अभी अपन क्या कर चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल ट्रांसमिशन को रोका जाएगा, है ना, कि कहीं भी ट्रांसमिशन जो कहीं से और से ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा अगर कहीं भी एक भी केस आता है तो, ठीक है। मैंडेटरी नोटिफिकेशन ऑफ ईच केस ऑफ मलेरिया फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। एडिकेट केस बेस्ड सर्विलेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सर्विलेंस पे मेन फोकस है। इन्वेस्टिगेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल फोकाई ऑफ द मलेरिया। स्ट्रिक्ट लोकल कवरेज ऑफ ऑल एक्टिव फोकाई बाय इफेक्टिव वेक्टर कंट्रोल मेजर। वेक्टर कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। ये सब पॉइंट्स कुछ याद रखना है। इसके बाद नेशनल लेवल रेफरेंस लेबोरेटरी सर्विसेज बनाई जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी 0 में यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ रीस्टेबलाइजमेंट फेज, मतलब यहाँ पे फिर से रीस्टेबलाइज ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करना है। तो इसमें जैसे कि डायरेक्ट एनी री इंट्रोड्यूस केस ऑफ, कहीं डायरेक्टली री इंट्रोड्यूस तो नहीं हो रहा है, इमीडिएटली नोटिफाई करना है डिटेक्टेड केसेस ऑफ मलेरिया को, और अंडरलाइंग कॉज को डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। रैपिड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जाएंगे। मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस इन दिस एरिया और प्रिवेंट री इंट्रोडक्शन एंड पॉसिबल रिस्टेबलाइजमेंट ऑफ मलेरिया ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे कैटेगरी 0 में क्या किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ रीस्टेबलाइजमेंट फेज, मतलब प्रिवेंट किया जाएगा, रीस्टेबलाइजमेंट को रोका जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी API तो 0 है, लेकिन यहाँ पे डिटेक्ट करना है एनी री इंट्रोड्यूस केस ऑफ मलेरिया, कहीं री इंट्रोड्यूस तो नहीं हो गया, उसको डिटेक्ट करो। नोटिफाई इमीडिएटली ऑल डिटेक्टेड केस, अगर कोई डिटेक्ट केस हो रहा है तो उसको नोटिफाई करो। डिटरमाइन द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ रिज्यूम लोकल ट्रांसमिशन, अप्लाई रैपिड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस, है ना। फिर सर्विलेंस तो है ही सही इसमें कि एक्टिव केस डिटेक्शन के लिए, पैसिव केस डिटेक्शन के लिए सर्विलेंस किया जाएगा। सेंटिनियल सर्विलेंस इसमें मेनली किया जाता है, जिसमें कि जो भी हिडन केसेस है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट किया जाएगा, है ना। वेक्टर को मैनेज करेंगे, इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, केमिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, एंटी लार्वा मेजर अपनाया जाएगा, है ना। एंटी लार्वल मेजर में केमिकल, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। इस बेड नेट्स का यूज़ करेंगे, जैसे इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड नेट्स का यूज़ करना है। DDT वगैरह इंसेक्टिसाइड की छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटी मलेरिया मंथ कैंपेन की, मतलब इसमें जून महीने में एवरी ईयर में जून माह में एंटी मलेरिया मंथ कैंपेन चलाया जाएगा, ठीक है, ताकि जो मानसून में ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, मॉस्किटोज ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए एजुकेट किया जाएगा। फिर बिहेवियर चेंजेस कम्युनिटी का, तो ये सब लिखना है। इसके बाद इसके इम्पैक्ट और आउटकम। तो इम्पैक्ट में क्या क्या है कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, इसमें कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरीज एलिमिनेशन फेज़ में है, कौन से प्री एलिमिनेशन फेज़ में, कौन से इंटेंसिफाइड कंट्रोल फेज़ में, कितने इंसिडेंट्स आ रहे हैं, इंसिडेंस रेट क्या है मलेरिया केस की, सीवियर मलेरिया केस की इंसिडेंस रेट क्या है, प्रेगनेंसी में कितने केस डिटेक्ट हुए हैं, है ना, कितने किसी टाइप मलेरिया का कौन सा टाइप का फोका है ना, कन्फर्म डेथ कितनी हुई है, ये इम्पैक्ट है। और आउटकम क्या, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट जो है वो कितने प्रोपोर्शन लोगों ने इंसेक्टिसाइड नेट का यूज़ किया, कितने लोगों ने रेसिडुअल स्प्रे यूज़ किया, ठीक है, कितने लोगों को हमने रेसिडुअल स्प्रे से प्रोटेक्ट कर लिया, ये इसके आउटकम देखेंगे अपन। क्लासीफाई किया जाएगा पॉपुलेशन को, ठीक है। एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने रिसीव किया एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट, तो प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जिनने एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट लिया, इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड नेट का यूज़ कितने लोगों ने किया, रेसिडुअल स्प्रे से कितने लोग प्रोटेक्ट हुए, ये आउटकम देखे जाएंगे।